अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव सेक्शन के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपसे 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन पूछा जाता है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर का 1/4 बनता है, यानी कि 25 नंबरों पर मुश्तमिल ये सेक्शन होता है और इसमें आपने 2 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। पहला सवाल होता है एसए के हवाले से। एसए के आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होता है पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसको हम जाती राय भी कहते हैं, और पर्सनल स्टेटमेंट का एक ही टॉपिक आपको दिया जाता है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। इस वीडियो की स्पीड को आपने 1.5x या 1.75x पे कर लेना है ताकि आप कम वक्त में कंप्लीट लेक्चर सुन सकें और तमाम की तमाम डिटेल्स को ग्रास्प कर सकें। अब स्टूडेंट्स इस सेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको प्रिपेयर नहीं करते या इसके हवाले से कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से या तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते या अपने फाइनल स्कोर को बूस्ट नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में आपके जहन में आने वाले वो सवाल जो सब्जेक्टिव पोर्शन से रिलेट करते हैं उनको हम आंसर करेंगे। मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट और एसए के सेक्शन में। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 80 के फिगर को टच करना चाहते हैं या 80+ स्कोर करना चाहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, या अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, तो पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करना आपके लिए मैंडेटरी है। और उसमें एक जो है ना बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिटन सेक्शन की। रिटन सेक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी लिखना ही है, लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, एक ऐसे ही लिखना है, एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, बासानी लिख लेंगे, अंग्रेजी ना सही तो उर्दू में लिख लेंगे। लेकिन ऐसे का पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक आपको पता नहीं होता क्या आने वाला है। एक अनसीन टॉपिक आता है, दो कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसा टॉपिक नहीं आता जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसको आप एज इट इज प्रिपेयर करके गए होंगे, तो उसमें आपको उस टॉपिक पे क्रिएटिवली लिखना पड़ेगा। तो जब इंसान ने खुद से कुछ लिखना होता है किसी सब्जेक्ट पे और आपके पास टाइम लिमिट भी होती है, यानी कि कम वक्त में आपने लिखना होता है, तो फिर ये चैलेंज बन जाता है। अब यहां कुछ चीजें हैं जो प्रिपेयर करते हुए स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं और प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं, और यही वो कन्फ्यूजन हैं जिनकी वजह से या तो अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती रिटन सेक्शन की, या आप फाइनल में अच्छा स्कोर कर नहीं पाते। सबसे पहला सवाल ये होता है कि लैंग्वेज कौन सी चूज की जाए। अगर मैंने एसे लिखना है तो अगर मैंने उर्दू में लिख दिया तो क्या मुझे स्कोर मिलेगा? पर्सनल स्टेटमेंट मैंने उर्दू में लिख दी तो क्या मुझे स्कोर मिलेगा? देखें, आपको एग्जामिनर ने खुद चॉइस दी है ना कि आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में से किसी जुबान का इंतखाब कर सकते हैं। तो आपने किसी एक लैंग्वेज में लिखना है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और आपने उसी लैंग्वेज में जब आप एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बच्चा प्रैक्टिस इंग्लिश में करता रहता है और एग्जाम में पहुंचता है और टॉपिक ऐसा है कि इंग्लिश पे उसको लगता है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा और वो फिर उर्दू में स्विच कर देता है, तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से उसके जुमले ठीक नहीं होंगे, उसकी इमला की गलतियां होंगी, उसके सेंटेंसेस के अंदर कोहेरेंस नहीं होगी, नतीजतन वो एक अच्छा टॉपिक शेप नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें आप अपनी लैंग्वेज की सिलेक्शन कर लें। अगर आप अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप क्रिएटिवली नहीं लिख पाते, तो कोई मसला नहीं है, आप उर्दू के साथ चले जाएं। उर्दू का ऑप्शन इसीलिए दिया गया ना कि स्टूडेंट अगर कंफर्टेबली अपने आइडियाज को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो उर्दू में चला जाए। फिर आपने प्रैक्टिस उर्दू में करनी है और एग्जाम में भी उर्दू में जाके लिखना है। लैंग्वेज को जो है वो ऑन द स्पॉट आपने तब्दील नहीं कर लेना। तो ये सबसे पहली चीज है जो लैंग्वेज के हवाले से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि क्या हमने हेडिंग्स बनानी है। जब आपको एसे के हवाले से बताया जाता है, आप 2 लेक्चर्स का लिंक या 3 लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उनके आपको जो है वो पिक्चर्स इस वक्त लेक्चर्स की स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। इन लेक्चर्स में मैंने बताया कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है। अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए हैं तो बाआसानी आप जो है वो इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उन गलतियों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपने नहीं करनी। अब स्टूडेंट को जब हम बताते हैं कि ऐसे लिखते हुए आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने मेन बॉडी लिखनी है, आपने कंक्लूजन लिखना है, तो वो समझता है कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मैंने पर्सनल स्टेटमेंट की इसकी जो है ना मेन बॉडी की हेडिंग डालनी है, फिर मेन बॉडी लिखनी है, और फिर कंक्लूजन की हेडिंग डाल के कंक्लूजन लिखना है। ऐसा नहीं होता।
हम जब आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, तो इससे मुराद यह है कि आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक हो, दूसरा पैराग्राफ उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स कन्वे कर रहा हो, और तीसरा पैराग्राफ उस सारे टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हो। तो वो जो आपका पैराग्राफ होगा वो इटसेल्फ ये इंडिकेट कर रहा होगा, उसमें लिखा गया टेक्स्ट इटसेल्फ एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहा होगा कि ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है, ये मेन बॉडी है। तो कभी भी आपने एसे के अंदर या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर हेडिंग्स नहीं बनानी होती। तो ये दूसरी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स के जहन में आती है। अच्छा, इसी सिलसिले में वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो एसे लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें और उनके एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया जाए, उन पे फीडबैक उनको प्रोवाइड किया जाए, तो वो द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। द लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच में हम स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करवाते हैं, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स उनके चेक भी करते हैं, उनको उस पर फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स और एनरोलमेंट के प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारी टीम से इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मजीद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाता है, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, और साथ साथ जो है इसके लिखने के तरीकाकार के हवाले से आप अपने आप को अवेयर करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन करीब 3 स्टोर से खरीदा जा सकता है, और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन के साथ आपको दी जाती हैं। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये करीब 3 स्टोर के पास आप जा सकते हैं, जहां से एलिमेंट्स ऑफ लैट का नाम लेके ये पिक्चर दिखा के इसका 11th एडिशन हासिल कर सकते हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन, और वो ये कि क्या पर्सनल स्टेटमेंट में हमने अपना नाम लिखना होता है, हमने अपना बैकग्राउंड बताना होता है। देखिए, आप इस चीज को समझें कि साल 2018 से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है। 2018 से 2019 तक 3 से 4 लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही टॉपिक आता था, और वो टॉपिक ये होता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। जब ये टॉपिक स्टूडेंट आंसर करते थे तो उसमें बताते थे कि मेरा ताल्लुक फलां इलाके से है, एक ऐसी फैमिली से आया हूं जिसमें वकील मौजूद हैं, तो शुरू से ही मेरा वकालत के शोबे में इंटरेस्ट है, मेरी तालीमी जो है अचीवमेंट्स ये हैं जिन्होंने मुझे इनेबल किया कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हों, और फिर मैं अपने आप को जो है वो इस शोबे के लिए सूटेबल समझता हूं। तो अब वो टॉपिक की नेचर ऐसी थी जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी अचीवमेंट्स रेलेवेंट थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब टॉपिक वैसा नहीं पूछा जाता। 2018 से 2019 तक 3 से 4 दफा ये टॉपिक पूछा गया, लेकिन अब टॉपिक को तब्दील कर दिया गया। पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें आपकी जाती राय मांगी जा रही होती है, उसमें पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हम तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप सबसे ज्यादा मशहूर हैं, इन पे लिखें। अब मुझे बताएं कि आपसे अगर पूछा जाए कि 3 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा आप मशहूर हैं, और आप बताने लग जाएं कि आपका ताल्लुक फलां इलाके से है और आपकी तालीमी अचीवमेंट्स ये हैं, तो दर हकीकत ये तो इररिलेवेंट हो गया ना। आपके पास तो सिर्फ 200 वर्ड्स हैं जिसमें आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो अब पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर अपना नाम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना जो है वो एजुकेशनल अचीवमेंट, ये सरासर इररिलेवेंट है। आपसे किसी भी टॉपिक पे आपकी ओपिनियन पूछी जा रही होती है और आपने वो ओपिनियन देनी होती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो एसे को भी प्रिपेयर करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनके पास 10 से 15 मिनट बचते हैं इस सेक्शन को लिखने के लिए। वो सारा का सारा टाइम अपना ऑब्जेक्टिव पे यूटिलाइज कर देते हैं, नतीजतन सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो फिर उनको दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है, अपनी नेचुरल स्पीड से उनको इंक्रीज करना पड़ता है अपने राइटिंग को। उससे ये होता है कि आपकी सारी की सारी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपकी प्रिपरेशन भी थी, आपने जो लिखा वो ठीक भी लिखा, आपके सेंटेंसेस के अंदर कोहेरेंस भी है, लेकिन क्योंकि आपने इस तरह से लिखा कि जो बेयरली रीडेबल है, तो उससे आपको स्कोर नहीं मिलता। आप 25 में से 15, 14, 10 के फिगर को टच कर पाते हैं और आपका पोटेंशियल होता है 22 या 21 को टच करने वाला, तो 10 से 11 नंबर का स्ट्रेट अवे लॉस आप यहां पे कर देते हैं। तो आपने जब भी रिटन सेक्शन को सॉल्व करना है, चाहे आपके सेंटेंसेस के अंदर कोहेरेंस कम हो, चाहे ग्रामर आपको बेसिक आती हो, लेकिन स्टिल आपने किसी भी हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि आपकी जो राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, ये खराब हो। आपने कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ताकि जब आपका टॉपिक आपके चेकर के पास जाए तो वो उससे इंप्रेस हो, वो उसको पढ़े और वो आपको स्कोर अवार्ड करे। तो मैक्सिमम अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, 25 में से 20 प्लस अचीव करना चाहते हैं, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहले आपने अपने सामने रखनी है कि आपका
टॉपिक जो है राइटिंग पर्सपेक्टिव से अप टू द मार्क हो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 5वें नंबर पर एक और गलती स्टूडेंट करते हैं और वो गलती ये होती है कि वो वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं करते। जिस तरीके से मैंने बताया कि ये चीज इससे रिलेट भी कर सकती है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद सब्जेक्टिव सॉल्व करने का टाइम ही कम बचता है, जिस वजह से 200 वर्ड्स के अंदर अगर एस्से लिखना है, 200 वर्ड्स के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो 120 वर्ड्स का एस्से लिख देंगे, 100 वर्ड्स की पर्सनल स्टेटमेंट लिख देंगे। अब मुझे बताएं 200 वर्ड्स के लिए आपको 10 में से स्कोर अवार्ड होना था पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। अगर आप 100 वर्ड्स लिख के आएंगे तो अल्टीमेटली आपको 5 में से स्कोर दिया जाएगा और 5 में से 2 या 3 को आप मैक्सिमम अचीव कर लेंगे। तो आप अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं रिटन सेक्शन में तो वर्ड लिमिट एक ऐसी चीज है जिससे ना तो आपने जिसको एक्सीड करना है और ना ही जिससे कम लिख के आना है। 200 वर्ड्स कहे गए हैं तो 210 से 220 वर्ड्स के दरमियान आप टॉपिक को क्लोज करके आए। स्टूडेंट समझते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 200 वर्ड्स लिख लिए हैं। देखिए आपके पास जो अवेलेबल स्पेस होती है वो इतनी ही होती है कि उस पर 4 से 450 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखना है कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ लाइंस के साथ, आपको पता चल जाएगा आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो 5वीं चीज हमने डिस्कस की कि आपने वर्ड लिमिट के हवाले से ख्याल रखना है प्रैक्टिस करते हुए भी और एग्जाम में अपेयर होकर जब आप अपने रिटन सेक्शन को सॉल्व करेंगे उस वक्त भी। 6ठी एक मिसकंसेप्शन पाई जा रही है स्टूडेंट्स के अंदर और काफी ज्यादा स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, वो ये कि अगर हम एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को छोड़ के आ जाते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं करते तो क्या हम पास हो जाएंगे। देखिए बेटा, मैंने बहुत कम ऐसे बच्चे देखे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन के साथ जाता है तो वो 50 से ऊपर एमसीक्यूज में ही अचीव कर लेता है, वरना फॉर एग्जांपल आप 48 एमसीक्यूज में अचीव करें और एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को आप सिरे से ही छोड़ के आ जाएं, उसको लिखें ही ना, तो आप कैसे पास होंगे। तो किसी भी सवाल को छोड़ के आना मेरा नहीं ख्याल कि ये समझदारी है। तो पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी और सब्जेक्टिव सेक्शन भी। तो रिटन सेक्शन को आपने बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं छोड़ना, उसको क्रॉस नहीं करना, उसको सॉल्व करना है ताकि आप उसमें मैक्सिमम अचीव करें। देखिए मेहनत करनी चाहिए। ये तो अगर मुझे अभी टीम ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल भी करते हैं कि क्या हम एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखें ही ना तो क्या हम पास हो जाएंगे, तो क्यों नहीं लिखना। ये सुस्ती और काहली की अलामत है और सुस्ती और काहली शोबा वकालत के साथ तो मुंसलिक नहीं है, फिर तो किसी और शोबे को आपको ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा ख्याल में कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो सुस्त और काहल इंसान की को एक्सेप्ट करे, और हमारे माशरे में भी सुस्त और काहल इंसान की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आपने मेहनत करनी है। मेहनत आप जो है वो किसी भी रिसोर्स को यूज करके कर सकते हैं, आप जो है वो यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स पर रिलाई करें और प्रिपेयर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।